आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की स्थिति एवं अवस्थिति। इसमें पढ़ेंगे साथ में भारत की स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश तथा भारत की जलीय सीमाएं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। इसमें भारत के संदर्भ में संपूर्ण विवरण को मानचित्र के अनुसार हम अध्ययन करने वाले हैं। आप देखेंगे सर्वप्रथम जो भी तथ्य आपके सामने उपस्थित होते हैं उनको अच्छी तरीके से आपको याद करना है। भारत की स्थिति तथा अवस्थिति, इसमें याद रखने योग्य बातें हैं। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य भाग में स्थित है। दक्षिणी एशिया में है, लेकिन कहां पर है? मध्य भाग में। इसी प्रकार से भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, आपको याद रखना है, चतुष्कोणीय। भारत का अक्षांश से विस्तार देखते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। देशांतर विस्तार में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच में भारत का विस्तार पाया जाता है। यदि लंबाई चौड़ाई की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि भारत की उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार से भारत की पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। अभी इसमें आपको ये सभी सुने तथ्य मानचित्र के माध्यम से समझाते हैं। मानचित्र में सर्वप्रथम आप देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में। भारत में अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार से अवस्थित है? अक्षांशीय विस्तार भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के हिसाब से भारत में अक्षांश रेखाएं के अनुसार भारत की अक्षांश रेखा स्थलीय सीमा, जो भारत की अंतिम स्थलीय सीमा है कन्याकुमारी, वहां से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट से लद्दाख क्षेत्र के उत्तरी भाग से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांश विस्तार पाया जाता है। अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? भूमध्य रेखा के समांतर, जिस तरह ये समांतर रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर किसी निश्चित कोणीय दूरी पर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर समान भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं। अब बढ़ते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित देशांतर रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है, भारत के गुजरात क्षेत्र के पश्चिमी भाग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जाने वाली देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। जबकि पूर्वी देशांतरीय रेखा पूर्वी भारत की पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो म्यांमार से लगती है, वहां पर ये 97 डिग्री 25 मिनट है। इस प्रकार से भारत के अंदर आप आकलन करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के लगभग यहाँ पर 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। लगभग कितनी है? 30 देशांतर रेखाएं। ये 30 देशांतर रेखाएं इसी प्रकार से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भी एनसीईआरटी की किताब में 30 अक्षांश रेखाएं बताई गई हैं। ये अक्षांश रेखाएं 30 देशांतर और 30 अक्षांश रेखाओं का विस्तार यहाँ पर बताया गया है। इसी तरीके से जब देशांतर रेखाओं का विस्तार अधिक होता है तो उस देश का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में अधिक रहता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो रही है। देशांतर रेखाएं जब हम एक देशांतर को क्रॉस करते हैं तो उसमें क्रॉस करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। इस 4 मिनट के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। तो 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं तो इसमें पूर्वी जो सीमा है, पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश, इस अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिमी सीमा गुजरात में स्थित है। यहाँ तक 30 देशांतर होती हैं। 30 एक देशांतर पर क्रॉस करने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसके हिसाब से अपने पास में कुल समय हो गया 120 मिनट। अब 120 मिनट जो हो गई हैं तो अपने पास में कुल कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। अर्थात भारत की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी सीमा गुजरात
राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 2 घंटे का किसमें अंतर पाया जाता है? समय में। अर्थात सूर्य देव यहाँ 2 घंटे पहले उदय होते हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और 2 घंटे पहले ही अस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से गुजरात में अर्थात पश्चिमी भारत में सूर्य 2 घंटे बाद उदय होता है और 2 घंटे बाद ही अस्त होता है। तो देशांतर रेखाएं समय निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन्हीं से विश्व का समय निर्धारण किया गया है। यदि हम बात करते हैं, अब इसमें देखते हैं मानचित्र में इसकी लंबाई और चौड़ाई। पूर्व से पश्चिम दिशा में दूरी 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ये दूरी पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा को मिलाती है। पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा को मिलाती है। पूर्व के अंदर अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा से लेकर के गुजरात की पश्चिमी सीमा तक की दूरी आप इसमें समझ सकते हैं, 2933 किलोमीटर। इसी प्रकार से उत्तर से और दक्षिण के बीच की जो दूरी आ रही है 3214 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यह हम मिलाते हैं इसके अंदर जम्मू कश्मीर से लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक की जो दूरी आती है 3214 किलोमीटर अवस्थित है। इसी तरीके से इन दूरियों के आधार पर आप अंतर देख सकते हैं। पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर। प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इनके बीच में कितने किलोमीटर का अंतर स्थापित किया जा सकता है। तो आप इसे कितने किलोमीटर का अंतर स्थापित करेंगे? आप इसका आकलन स्वयं कीजिए और देखिए कि दोनों अक्षांश और देशांतर की रेखाओं के बावजूद भी आप इनके विस्तार के आकलन करने के बाद भी 30 को अक्षांश रेखाएं बताई गई और 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार बताया गया है, परंतु फिर भी आप देखिए इसके अंदर लेकिन क्षेत्रफल की दूरी में अंतर आ रहा है 3214 किलोमीटर माइनस 2933 किलोमीटर, दोनों में अंतर आ रहा है 2281 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। तो आप इसमें अंतर स्थापित कर सकते हैं 281 किलोमीटर का अंतर। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर याद रखना है, ये चीजें याद रखने योग्य हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमसे यानी हिंदुस्तान से बड़े देश 6 देश बड़े हैं। तो इसमें आपको याद रखने योग्य बातें क्या रहेंगी? 281 किलोमीटर याद रखना है, भारत का क्षेत्रफल याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% और भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये सब बातें आपको कंपटीशन के हिसाब से आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि भारत से बड़े कौन कौन से देश आते हैं। भारत से क्षेत्रफल में कौन कौन से देश अत्यधिक बड़े हैं? देखिए आप, सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है भारत। तो आप इसे बता सकते हैं कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान आता है विश्व में 7वां स्थान। अक्सर सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न सामान्य रूप से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा भी दिया जाता है। घुमाएंगे कैसे? कि पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका को एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति यदि पहले स्थान पर रखता है तो उसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा आएगा? मानो ये 1 नंबर है और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, अर्थात भारत कौन से स्थान पे आ गया? चौथे स्थान। तो इनका क्रम सही व्यवस्थित तरीके से आप सबको याद रखना है, तभी आप इस प्रश्न का सही आकलन कर पाएंगे। यदि हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान है, तो कौन कौन से देशों से बड़ा है? भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, फ्रांस से 6 गुना बड़ा है, जर्मनी से 9 गुना बड़ा है, बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। यानी भारत का आकार क्षेत्र
और भौतिक जो विविधताएं हैं वो कई देशों से अपने आप में विविधता लिए हुए हैं। इसको आप इस तरीके से समझेंगे लगातार। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काट देती है कर्क रेखा। मानचित्र से देखिए आप, मानचित्र से देखिए, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कहा जाता है। सूर्य 21 जून को यहां सीधा चमकता है। 21 जून के समय सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिण भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में सूर्य की किरणें साल में 2 बार सीधी पड़ती हैं। याद रखेंगे, कंपटीशन के हिसाब से सूर्य की किरणें साल में 2 बार सीधी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपका जवाब क्या रहेगा? भारत के दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें साल में 2 बार भारत के उत्तरी भाग में गिरती हैं या फिर दक्षिणी भाग में। कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ सूर्य की किरणें साल में 2 बार सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर सूर्य की किरणें साल में 1 बार सीधी पड़ती हैं। इस प्रश्न को भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन होते हैं बड़े और रातें होती हैं, कैसी होती रातें? छोटी। दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो इस तरीके से दूसरा एक चीज वो देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत को बराबर भागों में बांटी। इसका और क्या फायदा है? इस कर्क रेखा के दक्षिण में कर्क रेखा के दक्षिण में मिलता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है कर्क रेखा के दक्षिण में। जबकि कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तरी भाग में आप देखेंगे तो कुछ विद्वान भूगोलवेता इसको उपोष्ण बताते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और कुछ भूगोलवेता बताते हैं इसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। लेकिन फिर भी भारत में एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एक रूप में पाई जाती है, जिसको कहा जाता है मानसूनी जलवायु, जिसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये तो मैंने आपको कर्क रेखा की स्थिति से होने वाला एक छोटा सा लाभार्जन देश के लिए बताया है। इसके बाद कर्क रेखा एक देश को बराबर समान भागों में जलवायु रूप से विविधता प्रदान करने में कर्क रेखा सूर्य की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले आप देखिए गुजरात, सबसे पहले स्थान पर यहां पर आप देखिए गुजरात। आप गुजरात मानचित्र में ये आप जानते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है राजस्थान। राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर जाती है कर्क रेखा। तीसरे स्थान पर देखो मध्य प्रदेश इस स्थान पर है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से होकर गुजर रही है। इसके बाद झारखंड के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में भी लगभग दक्षिण मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरने वाली रेखा, और लास्ट है मिजोरम से होकर जाने वाली रेखा। इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको क्रमबद्ध रूप से इन्हें याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, उसके पश्चात मध्य प्रदेश, उसके पश्चात आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको 8 राज्यों का क्रम व्यवस्थित तरीके से आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखना, आगे पीछे नहीं रख सकते आप। यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें आप गलत कर दोगे यदि आप इनका क्रम चेंज करते हो तो। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिला यहाँ से होकर के लगभग राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा पर इसके अलावा देश में कई और शहर भी स्थित हैं। कई शहर हैं, जैसे कर्क रेखा पर गुजरात में कौन सा शहर आता है? गुजरात के अंदर गांधीनगर, गुजरात में कर्क रेखा में स्थित है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में भोपाल, इस तरीके से जबलपुर, और झारखंड के अंदर रांची जो स्थित है वो कर्क रेखा पर स्थित है। ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? ज्यादातर प्रश्न में रांची के बारे में पूछा गया है, भोपाल के बारे में पूछा गया है। तो कम से कम ये 4 नाम आप सबको याद रखने हैं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से शहर पाए जाते हैं, कौन कौन से शहर स्थित हैं। भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में
बताया गया है कि 82.82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय देशांतर रेखा निर्धारित किया गया है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। गुजरात में प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरने वाली रेखा है, जिसको कहा जाता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत पूर्वी गोलार्ध में है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जो जिसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में भारत की स्थिति है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इसका नामकरण किया गया है। मानचित्र के हिसाब से आप देखते हैं कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जिस प्रकार से कर्क रेखा थी उसी प्रकार से देशांतर रेखा गुजरती है। आप इसके मानचित्र में समझिए, मानचित्र के हिसाब से इसको, कि पहले इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। इसको मानचित्र में देखेंगे, यहाँ पर आप रेखा देख रहे हैं जो नीले रंग की है, और यह नीले रंग की रेखा आपको बता रही है कि ये भारतीय मानक समय रेखा है, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पहले उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। फिर उसके पश्चात मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में से होकर गुजरने वाली जो ये रेखा है, आप इसको देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से होकर गुजर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है। ओडिशा के ये दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा है उसमें थोड़े से हिस्से से होकर गुजर रही है, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से होकर गुजरने वाली उत्तरी पूर्वी भाग से गुजरती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इनका क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। प्रश्न के अंदर से ही बनाकर दिया जाता है। अब पढ़ते हैं भारत के चतुर्दिक सीमा बिंदु। भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में जो मुख्य जो बिंदु हैं, जहां से जैसे इसमें होता है इंदिरा काल। इंदिरा काल जो है वो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जो भारत की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। उसी प्रकार से इंदिरा पॉइंट भारत के इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं, इसमें अंतिम सीमा इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री और 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी भाग में, यहाँ मानचित्र के अंदर आप समझ सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट पर, जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इसके बाद जो पूर्वी जो सीमा है, पूर्वी सीमा म्यांमार से जहां लगती है, उसमें स्थान का नाम है किबिथु। भारत का पूर्वी सीमा बिंदु है किबिथु, जहां से पूर्वी सीमा प्रारंभ होती है। उसी प्रकार से भारत का पश्चिमी बिंदु यहाँ पर गुहार मोती या गुहार मोता जो लिखा होता है, इसको यह है गुजरात के भाग में स्थित है, गुजरात के पश्चिमी भाग में। समझ गए बात को? इस तरीके से उत्तरी जो बिंदु है उसे कहा जाता है, उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा काल। और दक्षिणी जो बिंदु है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पूर्वी बिंदु को किबिथु कहते हैं, और पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती कहा जाता है। स्थलीय सीमा के बारे में देखें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। ये सीमा कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ कितनी कितनी लगती है? कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ कितनी कितनी लग रही है? इसमें आप देखिए, बांग्लादेश के साथ में यह सीमा 4,096 किलोमीटर है। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, नेपाल के साथ में 1,751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। इस प्रकार से स्थलीय सीमा के साथ में 7 देश जुड़े हुए हैं। 7 देश जो हैं वो स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। सबसे अधिक लंबी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? तब आप इसमें नाम बताओगे। बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक
लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप बताओगे अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर जो है वो अफगानिस्तान के साथ में लगती है। इसके अलावा इन्हीं 7 देशों का नाम आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखना है और इनकी सीमा की लंबाई जो किलोमीटर में दी गई है ये भी आपको अच्छी से याद रखनी है। अब हम इसको मानचित्र के अनुसार यदि पढ़ते हैं, मानचित्र में दर्शाकर आपको बताया जाएगा कि कहाँ किस प्रकार से कौन से देश की सीमा की कहाँ लगती है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में ये भारत का मानचित्र है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? इसमें देखिए सर्वप्रथम यहाँ दिया है असम। असम आप जानते हैं, ये असम यहाँ पर, मेघालय, त्रिपुरा, इधर मिजोरम और ये आता है पश्चिम बंगाल। इस तरीके से बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। इसे क्रमबद्ध रूप से याद रखेंगे क्योंकि यह भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन से देश के साथ में कौन से राज्यों की सीमा लगती है ये भी एक महत्वपूर्ण है, याद रखना। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं चीन के बारे में। चीन के साथ में भारत के पूर्व में भारत चीन की सीमा को शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहते हैं भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। इसकी सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ राज्य स्थित पाए जाते हैं। मानचित्र के हिसाब से आप देखो, इसके अंदर यहाँ बताया गया है लद्दाख। तो लद्दाख की यहाँ इसके पीछे जो स्थान है वो छुप गया है लद्दाख। इसके बाद दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश भी इसके पीछे है और उसके पश्चात इसमें उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पर राज्य आते हैं जो चीन के साथ लगते हैं। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा में भारत पाक सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को किस नाम से पुकारा जाता है? रेड क्लिफ कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात ये राज्य हैं जिनसे पाकिस्तान की सीमा लगती है। इस प्रकार से नेपाल से लगने वाली जो सीमा है उसमें उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। इसके बाद आता है भूटान। भूटान के साथ में लगने वाली जो सीमा है, भूटान के साथ में कौन कौन से भारत के सीमा लगती है वो देखिए। राज्य में पश्चिम बंगाल, ये जो यहाँ आप देख रहे हो ये सीमा पश्चिम बंगाल की है इस जगह पर। इसी प्रकार से सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, ये इस क्षेत्र के अंदर आता है अरुणाचल प्रदेश और इस स्थान पर स्थित है असम। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर है भूटान देश, ये भारत का पड़ोसी देश है। इस तरीके से इसकी सीमाएं भारत से लगती हैं। कौन कौन से राज्य से किस किस की सीमा लगती है वो आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो भारत अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। याद रखना है, भारत अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं, जहां भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। एक ही देश, इस देश से एक ही राज्य की सीमा लगती है। म्यांमार की देखते हैं, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है म्यांमार से यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनकी सीमाएं लगती हैं किससे? म्यांमार के साथ में लगती हैं। तो आप इनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित तरीके से कौन कौन से देश के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं ये आपको नेक्स्ट में याद रखना है। इसी में से हम क्वेश्चन तैयार करेंगे आगे आने वाला वीडियो में। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम तैयार करके आपको देंगे। भारत में एक से अधिक देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आते हैं वो देखिए। सबसे पहले कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से भारत के कौन कौन से केंद्र शासित या राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी पूछे जाता है। उत्तर से हम बात करना प्रारंभ करें। उत्तर में जैसे यहाँ लद्दाख है, लद्दाख की सीमा लगती है तो पाकिस्तान से लगती है, एक अफगानिस्तान से और दूसरे नंबर पे लगती है अफगानिस्तान और चीन से। अर्थात इनकी लद्दाख की सीमा लग रही है कितने देशों से? 3 देशों से। इसके बाद आता है मिजोरम की सीमा लग रही है इधर बांग्लादेश से और म्यांमार से। इसके आते हैं देशों की संख्या
2। इसके बाद आता है असम। असम की सीमा लग रही है बांग्लादेश और भूटान से। यहाँ भी कितने देश आ रहे हैं? 2 देश आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है किससे? चीन से लगती है, म्यांमार से लगती है और भूटान से लगती है। यहाँ पर देश आते हैं कितने? 3। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की सीमा लग रही है चीन से, नेपाल से। यहाँ देश कितने आ रहे हैं? 2। पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की। जो पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है, इसकी सीमा 3 देशों से लग रही है, बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से, 3 देशों से। इसी प्रकार से सिक्किम जो है, इसकी सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लग रही है। इसमें भी कितने देश आ गए? 3 देश। 3 देशों से किस किस की सीमा लगती है? देखो, लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा है 3 देशों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। इनको आप मानचित्र के हिसाब से समझेंगे, अच्छे से याद होगा। बार बार रिपीट करने से अच्छे से आपको याद। मानचित्र एक बार समझ में आ गया तो आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जलीय सीमाएं। ये इससे पहले तो हमने स्थलीय सीमाओं का आकलन किया था। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जलीय सीमाओं के बारे में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि, इसमें एक बात याद रखनी है, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि आपको मैंने बताया था, मुख्य भूमि शुरू होती है कहां से? शुरू होती है मुख्य भूमि? शुरू होती है तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है। यहां से आपकी स्थलीय सीमा शुरू होती है। यदि इसमें द्वीप समूह को भी मिला दिया जाए, यदि द्वीप समूह भी इसमें मिला दिए जाते हैं, यहाँ पर द्वीप समूह को मिला दिए तो इसकी संख्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है राउंड फिगर में। दोनों लंबाई आपको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं। ये भी देखो याद करने वाली लायक है कि भारत की मुख्य जो भूमि है, इसकी तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं इनकी सीमा पर, वो आपको अच्छी से याद रखनी है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा गुजरात राज्य से लगती है। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो आप नाम बताएंगे। गुजरात की लंबाई कितनी है? 1215 किलोमीटर। उसी प्रकार से गोवा, गोवा जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जिसकी जलीय सीमा सबसे कम लगती है 151 किलोमीटर। हम प्रत्येक राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रत्येक राज्य के बारे में आपको समझाते हैं। भारत के मानचित्र से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये अपने राज्य हैं। इन राज्यवर्ती जो क्षेत्र हैं, इन राज्यवर्ती क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य से भारत की जलीय सीमा लग रही है। पहले नंबर पर देखिए गुजरात, इसकी लंबाई सबसे अधिक है जलीय सीमा के क्षेत्र में, गुजरात। फिर दूसरे नंबर पर जलीय सीमा की लंबाई आंध्र प्रदेश, यहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, आप तमिलनाडु बताएंगे। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र। केरल, ये केरल है। ओडिशा, इस स्थान पर ओडिशा आता है। फिर कर्नाटक, फिर आता है उसके बाद है पश्चिम बंगाल की सीमा, और लास्ट में आती है गोवा, गोवा की सीमा। अर्थात आप याद रख सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा गुजरात से लगती है और सबसे कम लंबाई वाली सीमा गोवा राज्य से लगती है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक राज्य का, अब ये जो क्रम इसमें बताया गया, ये अपनी ट्रिक के हिसाब से आप इसको क्रमबद्ध रूप से याद रखेंगे। किस राज्य की सीमा जलीय सीमा से लगती है, कौन सा राज्य सबसे अधिक है। ये जरूरी नहीं है कि आप ये पूछा जाए कि गुजरात की ही सीमा सबसे ज्यादा लगती है तो यही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपके क्वेश्चन में यहाँ से ये 4 पॉइंट उठा करके दे दें और प्रश्न पूछ लें कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी भारत की जलीय सीमा है। तो यहाँ से उठाया क्रम से, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा। तो आप बता देंगे अगर आपको याद है तो। इस परिस्थिति में आप बता देंगे कि तमिलनाडु की सीमा इन चारों से ज्यादा लंबी है जलीय सीमा के रूप में। हो सकता है आपके लास्ट के 4 दे दी जाए, तो वो तो एग्जामिनर पेपर सेटर के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से आपको इसके संदर्भ में क्वेश्चन प्रदान करेगा। जलीय सीमा आप याद रखेंगे। इसके बाद में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप देखिए। यहाँ से केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं सबसे लंबी किसकी लगती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी सीमा है।
लक्षद्वीप, उसके बाद पुदुचेरी और उसके बाद दमन द्वीप। ये भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप, दमन द्वीप के क्षेत्र और पुदुचेरी भारत में 4 स्थानों पर स्थित है। इस तरीके से इनकी सीमाएं भारत से लगती है। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सीमाओं को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भारत के जलीय पड़ोसी कौन कौन से, जैसे स्थलीय पड़ोसी थे उसी प्रकार से यहाँ पर जलीय पड़ोसी भी हैं। तो जलीय पड़ोसी के अंदर आप यहाँ समझते हैं भारत और जैसे श्रीलंका भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलीय पड़ोसी तो है, जो सब जानते हैं प्राचीन समय से, जिसका काफी ऐतिहासिक महत्व रहा है, अपने धार्मिक ग्रंथों से, रामायण से जिसका संबंध रहा है। भारत की जलीय सीमा में हिंद महासागर में स्थित पाक जल संधि। अब पाक जल संधि किधर है, ये जो यहाँ पॉइंट लग रहा है यहाँ से, ये पाक जल संधि का क्षेत्र आता है। आदम ब्रिज, ये जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो ब्रिज बना हुआ है, श्री राम ने जिसका निर्माण किया था, वो आदम ब्रिज है। तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पामन द्वीप इसी ब्रिज पर स्थित है। रामेश्वरम स्थित है, इसी ब्रिज पर रामेश्वरम तीर्थ स्थल स्थित है। और आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी मैंने आपको बताया था कि पाक जल डमरू, और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। ये जो इसका भाग आता है दक्षिण वाला इस क्षेत्र में, यहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आप बताएंगे इसमें, ये स्थान पर मन्नार की खाड़ी स्थित है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैं बता रहा हूं। यहाँ पर है पाक जल डमरू और इस स्थान पर है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसको मानचित्र में इस तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद भारत के और भी पड़ोसी देश है, जैसे भारत इंडोनेशिया। तो भारत इंडोनेशिया जैसे हम पढ़ते हैं, भारत का ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ये दोनों के मध्य में ग्रेट चैनल द्वारा विभाजित है। अब ग्रेट चैनल, अब प्रश्न में आता है कि इंडोनेशिया और भारत को या निकोबार, भारत की ग्रेट निकोबार को विभाजित करने वाले चैनल का क्या नाम है? तो आप क्या बताएंगे? ग्रेट चैनल। उसको आप नाम देंगे ग्रेट चैनल नाम देंगे। ये जैसे यहाँ पर भारत के द्वीप समूह जो पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, यहाँ से एक गैप आता है, उस गैप के बाद में इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, ये द्वीप समूह यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद आता है मालदीव, भारत का पड़ोसी देश। मालदीव जो है भारत के लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह पाए जाते हैं इस स्थान पर, ये समूह में मिनिकॉय द्वीप, यहाँ पर एक मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में, से 8 डिग्री चैनल द्वारा, यहाँ से 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, यहाँ से ऐसे 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, उसे मालदीव अलग होता है। इधर मालदीव है और इधर आता है मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप का भाग है। दोनों के बीच में अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 8 डिग्री। ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा इन दोनों को अलग कर देती है, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपन। भारत में जो स्थलीय भूमि है, स्थलीय भूभाग हैं, उनको कौन से चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। कौन कौन से चैनल हैं, जैसे मालदीव और मिनिकॉय के मध्य मैंने बताया था अभी 8 डिग्री चैनल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम कंपटीशन की एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है। अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल इसको विभाजित करता है दोनों को। इसी तरीके से इंडोनेशिया और कार निकोबार के मध्य ग्रेट चैनल इसे विभाजित करता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पाक जल डमरू विभाजित करता है। दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान को डंकन पास अलग करता है। इस प्रकार से इनके बीच में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में विभाजित करने वाला जो चैनल है या खाड़ी है, स्टेट है, उनको आप याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, अब इसके बाद हम अगली कक्षा में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए भारत की स्थिति और अवस्थिति से संबंधित प्रश्नों को वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और भारत के भौतिक प्रदेश भी मैंने आपको इसमें पहले एक वीडियो डाला